अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं करन्ना। तकरीबन 10 महीने का तवील ब्रेक, इसके बाद पीटीआई फिर से सड़कों पर आई है। पेशावर में पावर शो किया है, लेकिन सवाल यहां पर आज भी वही है कि क्या ऐसा करके पीटीआई हुकूमत पर प्रेशर डालने में कामयाब हो जाएगी? क्या इमरान खान की जो रिहाई है वो जल्द से मुमकिन है? यकीनन तहरीक इंसाफ को भी मालूम है कि जल्द से कुछ नहीं होगा। इसीलिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक बार फिर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से इमरान की अपील की है। फील्ड मार्शल साहब, आप 25 करोड़ अवाम के सिपाहसालार हैं। आज आप पे फर्ज है इमरान खान का मसला हल करें। 25 करोड़ अवाम आपकी फौज है, आपका साथ देगी इस मुल्क के लिए। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की पॉलिसी भी शिफ्ट होती रहती है। एक तरफ अस्करी इदारों और उनके सरबराहान पर इल्ज़ामात लगाते हैं, दूसरी तरफ उन्हें ही मदद के लिए पुकारते हैं। डीजी ISPR बड़ा वाज़ेह कह चुके हैं कि बातचीत अगर होगी तो हुकूमत से ही होगी। और मौजूदा हालात में जब हुकूमत और रियासती इदारों का इमेज सारी दुनिया में बेहतर हुआ है, एक तरफ जमहूरियत हाइब्रिड निज़ाम के ख़िलाफ़ जद्दोजहद का नारा, और फिर ऐसा मुमकिन नहीं है और ना ही अब एम्पायर साथ है कि उंगली उठने की उम्मीद हो। जब खान साहब दहशत गर्दों से मुज़ाकरात के हामी हैं तो अपने मुल्क में सियासी जमातों से क्यों नहीं? बहरहाल इस वक्त सवाल ये भी है कि जिस जलसे के लिए महीनों तैयारी की गई, इसमें कितने आदमी थे? क्या लाखों का जो दावा था वो पूरा हो सका? इस पर भी बात करूंगी। और प्रोग्राम में आगे चलकर साथ ही पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो कशीदगी हो रही है, इस पर भी बात होगी। पीपल्स पार्टी क्यों बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदाद की तकसीम पर बज़द है, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा किसकी उंगलियां तोड़ने की बात कर रही हैं, इस पर यकीनन आज हम सवाल उठाएंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिस्कशन होगी एशिया कप के फाइनल की, जो कल ग्रैंड फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाना है। क्या पाकिस्तान अपनी शिकस्त का बदला ले सकेगा? इस हवाले से आपके सामने कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ भी रखेंगे, और फिर क्रिकेट एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे जिनसे कल के प्लान पर हम डिटेल गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आगाज़ करते हैं ज़रा सियासी मामलात से। बैरिस्टर अकील वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ हैं, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले तो मलिक साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ उसी पर ही बात कर लेते हैं। आज जलसा किया, मुल्क भर से काफिले पेशावर पहुंचे। कैसे देखते हैं आप? तहरीक इंसाफ हुकूमत पर दबाव डालकर क्या प्रेशर बनाना चाहती है, अपने मुतालबात मनवाना चाहती है, और क्या फिर इन जलसों से प्रेशर पड़ेगा? सर बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल जलसा करना किसी भी सियासी जमात का हक है और बिल्कुल करें। हमने तो कभी मना नहीं किया इनको जलसे से, लेकिन मुझे ये बात एक जो है बड़ी अजीब लगी कि स्टेट रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए उस सूबे की आवाम के टैक्स के पैसों से बेदरेक जो इस्तेमाल उसका किया गया, और यहाँ पे जलसा एक करने की कोशिश की गई है। मैं समझता हूँ कि इंतहाई काबिल मजम्मत है कि सूबे की आवाम 12 साल से एक सियासी जमात उनके ऊपर हावी है और उनके ऊपर काबिज है। मैं तो उसको यही कहूँगा, क्योंकि इसके अलावा कोई और अल्फाज नहीं है। अब वो सूबे की आवाम सवाल उठाती है, वो सवाल करती है कि हमारे टैक्स के पैसों से जो हमारी फलाह बहबूद के लिए काम होना चाहिए, जो इक़दाम हुकूमत को उठाने चाहिए, वो हुकूमत नहीं उठा रही और अपनी सियासी दुकान चमकाए हुए है। तो मैं समझता हूँ कि आज का ये जो जलसा है, इसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पे आपको फ़र्क नज़र आएगा, और उसमें आपको वाज़ेह तौर पे ये नज़र आएगा जो एक पॉपुलर क्लेम किया जाता है पॉपुलैरिटी का या पॉपुलैरिटी ग्राफ का, तो वो आपको गिरता हुआ नजर। अच्छा मलिक साहब, हुकूमत को ना इमरान खान के एक्स अकाउंट से भी बड़ी प्रॉब्लम रहती है, बड़े एतराज़ात रहते हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जल्द उसे बंद कर दिया जाएगा, हुकूमत काम कर रही है इस पर। तो क्या सर एक्स ने आपको यकीन दहानी करवा दी है इमरान खान के अकाउंट को बंद करने की? सर देखिए, मैं समझता हूं कि जो तमाम तर मवाद या जिस तरह का मैसेज वहां पे दिया जाता है, ये तो ये अपनी पीटीआई के अंदर जो लोग हैं उनसे भी अगर आप सवाल करें तो उनको नहीं पता कि खान साहब का एक्स अकाउंट कौन चला रहा है। लेकिन वहां से जो बात की जाती है, जो मैसेजिंग की जाती है, जो पैगाम दिया जाता है, वो पाकिस्तान के फेवर में तो नहीं होता। वो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ जो एक जहर
वहाँ पे गढ़ा जाता है, जो उसको फिर डिसेमिनेट किया जाता है, फिर उसकी रीट्वीट्स होती हैं। ये तमाम तर चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी इंक्वायरी जो है बिल्कुल वो हो रही है। और मैं समझता हूँ कि इसी हवाले से जेल में जाके जो FIA की टीम्स थी साइबर क्राइम को के हवाले से वो मुतलका टीम्स उनसे मिली हैं, उनसे प्रोब करने की कोशिश की है, उनसे पूछा गया है कि ये आपका अकाउंट कौन चलाता है, क्योंकि जेल में तो ट्विटर इस्तेमाल करने की, एक्स अकाउंट इस्तेमाल करने की इजाज़त तो नहीं है, लेकिन ये पैगाम रसाई वहाँ से जो होती है, क्या वो वाकई ही इसको ओन भी करते हैं या नहीं। और बिल्कुल कानून के अंदर तो ऐसे इकदाम मौजूद हैं जो आप कर सकते हैं, और इससे पहले भी कई दफ़ा हुए। आप एक्स की जो वहाँ पे जो उनकी टीम्स हैं उनसे आप बात कर सकते हैं उनके हेडक्वार्टर्स में, और वो उस कंटेंट को कंट्री स्पेसिफिक भी कर सकते हैं, उसको कंट्री में ब्लॉक भी कर सकते हैं। मलिक साहब, इमरान खान को जेल में मोबाइल की सहूलत मौजूद है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि फैसिलिटी है, और वो अगर कोई ऐसा क्लेम करते हैं तो मैं समझता हूं कि ये दुरुस्त बात नहीं होगी। और अगर वाकईतन को मोबाइल रखा हुआ है और वो उससे ट्वीट कर रहे हैं तो फिर वहां पे भी एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि ये ट्वीट्स आखिरकार कर कौन रहा है। सर, आप वजीरे कानून है, मुझे हैरान कर रही है आपकी बात। सर, इमरान खान या किसी भी कैदी को मोबाइल फोन की सहूलत मैसर है? किरण साहिबा, तहकीकात हो रही है कैदी के पास कोई मोबाइल फोन नहीं होता, और आम मामलात में भी यही देखा जाता है। मुख्तलिफ मकामात पे या मुख्तलिफ टाइम्स पे जो है चेकिंग भी होती है। अब अगर उनसे कोई मुलाकात करने जाता है और वो मोबाइल साथ ले जाता है किसी हवाले से और फिर वहां से ट्वीट होती है, तो ये भी देखने की जरूरत है कि वैसे बाकायदा एक चेकिंग होती है। जब भी आप प्रेमिसेस में जाएं तो बिल्कुल आपको थ्रू एंड थ्रू चेक किया जाता है। सर, मुझे भी फरमाइएगा, आपके सीनियर साथी हैं जो बता रहे हैं कि भारत से चलाया जा रहा है या रॉ से जो है ऑपरेट कर रही है। कल मेहदी हसन ने ख्वाजा आसिफ से सवाल किया, परेशान हो गए वो इस सारे मामले पर। आपकी हुकूमत को ये पता है इमरान खान का अकाउंट कौन चला रहा है? वो चला रहे हैं, उनकी टीम चला रही है, या भारत चला रहा है, रॉ चला रही है, कौन चला रहा है? नहीं, देखिए, मैं यही बात कर रहा हूं कि वो अभी उसका प्रोब जारी है और वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है तमाम तर मामला। और उसके बिल्कुल जो ताने बाने जहां जाके मिलेंगे, मैं इस पे कबल अज वक्त है कमेंट करूं कि फलां जगह से हो रहा है या फलां कर रहा है। जब तक इन्वेस्टिगेशन इसको क्लियर नहीं करती और सबूत सामने नहीं आते, मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि मुल्क के खिलाफ जो ट्वीट्स हो रही हैं या मुल्की मफाद के खिलाफ जो ट्वीट्स हो रही हैं, वो तो कम अज कम वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। कहां से ट्वीट्स हो रही हैं, चाहे वो हमारा हमसाया मुल्क है या उसको कहीं और से किया जा रहा है, ट्वीट्स को डिसेमिनेट या ट्वीट्स को राइट जो किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि इसकी हो रही है और इसका प्रोब होना चाहिए और अवाम के सामने इतने तमाम तर चीजें आनी चाहिए। ठीक सर, यूनाइटेड नेशंस के इजलास की भी बात कर लेते हैं, जहां पर शमा जुनेजू की मौजूदगी को हुकूमत ने खुद ही मुतनाज़ बना दिया। पहले वजीर दफा ने कहा, वो लाइल्म है इनसे, लाताल्लुकी का उन्होंने इजहार किया। फिर वजारत खारजा की तरफ से भी यही बात आ गई, लाइल्मी और लाताल्लुकी का ऐलान उनकी तरफ से भी हो गया। अगर उन्हें कोई नहीं जानता तो वो उस डेलीगेशन में थी कैसे? किसने बुलाया? बड़ा आपने वैलिड आपका सवाल है और ये एक वैलिड कंसर्न है, और इसकी वजह यह है कि एक तो उनके बयानात के साथ जो उनके माजी में बयान रहे हैं इजराइल के ऊपर, तो मैं समझता हूं कि वो स्क्रीन शॉट्स हैं और वो कम से कम उसकी वेरासिटी या उसकी फुलनेस तो मैं नहीं देख सकता कि वाकईतन वो ट्वीट्स उन्होंने की थी या नहीं की थी। दूसरी बात आ गई वो पाकिस्तान के वक्त का हिस्सा, तो ख्वाजा साहब ने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की जगह जो है फिल इन कर रहा था, वो उस इवेंट में नहीं आ सके और उन्होंने जो तकरीर करनी थी वो ख्वाजा साहब ने की। उनको वाकईतन ये नहीं मालूम था कि उनके पीछे कौन है या कौन बैठा हुआ है, कौन नहीं है। यहाँ पे दफ्तर खारजा की बात की तो दफ्तर खारजा ने भी ये बयान आया है जो सामने वाज़ेह तौर पे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो मैंने अभी तक देखा है सोशल मीडिया पे, तो उस पर क्लैरिफिकेशन वाज़ेह तौर पे आनी चाहिए। और अगर दफ्तर खारजा भी कह रहा है कि वो डेलीगेशन का हिस्सा नहीं थी, तो इस चीज़ को प्रोब होना चाहिए, इस चीज़ को थरली इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए। बिकॉज आप जब डेलीगेशन का हिस्सा होते हैं तो उसके कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं
और आई एम श्योर कि प्रॉपर जो लिस्टें बनती हैं डेलीगेशन में कौन जाएगा, कौन साथ होगा, किसका क्या रोल है, किसका क्या टास्क है, तो ये तमाम तर चीजें भी वाज़े तौर पे सामने आनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जो इन्वेस्ट होगा तो ये तमाम तर चीजें ब्लैक एंड व्हाइट जो है आउट इन दी ओपन। अच्छा, आप सही कह रहे हैं, पीएमओ से इसकी जो है वो वजाहत आनी चाहिए, क्योंकि शमा जुनेजो साहिबा ये दावा कर रही हैं कि वो वजीर आजम की स्पेशल राइटिंग टीम का हिस्सा है और अप्रैल से काम कर रही हैं वजीर आजम के साथ। दुरुस्त है उनका ये दावा सर? देखिए, मैं इसको कंफर्म और नहीं कर सकता और इसकी क्लैरिफिकेशन पीएम ऑफिस से ही आनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस जो है इसके ऊपर आपको जो है एक वाज़े तौर पे जो एक्चुअल हकीकत है, जो सही बात है, वो बता सकता है। मैं इससे प्रिवी नहीं हूं कि वो वाक़तन वज़ीर आज़म की स्पीच राइटिंग टीम का हिस्सा है। इसको वज़ीर आज़म का दफ्तर ही क्लियर कर। चलिए, ये तो बता सकते हैं कि आपके क्या वो यूके से वज़ीर आज़म के जहाज में ही पहुंची है अमरीका? देखिए, मैं तो उस जहाज पे सवार नहीं था, तो मैं इसको ऊपर भी आपको सर्टेनिटी के साथ कंफर्म और डिनाई नहीं कर। वो प्राइवेटली गई या वो वजीर आजम के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स 1 पे गई, इसकी भी कॉन्फर्मेशन नहीं है। इसकी भी जो कॉन्फर्मेशन है वो या हमारी हाई कमीशन जो है फॉरेन ऑफिस है उसके ऊपर वो कंफर्म कर सकते हैं, या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ही इसके ऊपर क्लैरिटी कि वो आखिरतन उस जहाज पे गई हैं या नहीं गई। सही, चले थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अमरीकी सदर से जो मुलाकात हुई उसके बाद वज़ीर आज़म ने मीडिया से बात की, उन्होंने कहा बड़ी मजबूत मुलाकात रही है, ये सरमायाकारी के भी कुछ दावे हुए। अब सर, हम क्या चाहते हैं अमरीका से ये तो हम जानते हैं, लेकिन अमरीका हमसे क्या चाहता है ये अभी तक कोई बता नहीं रहा। प्लीज आप बताएंगे। नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि अमेरिका का विड्रॉल ऑफ द यूएस फोर्सेस जो अगस्त 2021 में हुआ, उसके बाद से जो दहशतगर्दी का जो ब्रंट है वो तो हम बेयर कर रहे हैं। हम बुलवॉर्क हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, और 90,000 से ज़्यादा जानें जो हैं, आपने देखा कि पाकिस्तानी शहरियों की जानें वो इस जंग में जो है वो शहादतें भी हुई। हमारी अफवाज पाकिस्तान के कानून नाफिद करने वाले इदारों के जवान जो हैं वो आए रोज शहादतें नोश फरमा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ इस तमाम तर मामले के ऊपर एक क्लैरिटी के साथ वो 29 तारीख को जो पार्लियामेंट के सामने होगा तमाम तर मामला, ये भी ज़ेरे गौर ज़ेरे बहस आएगा। और लेकिन इसके साथ साथ जो एक रीजनल सिक्योरिटी और रीजनल कोऑपरेशन की बात है वो वाज़े तौर पे ख्वाजा साहब ने भी उसका जिक्र किया है। मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है। काउंटर टेररिज्म के ऊपर हमें फर्दर अपने आप को एंगेजमेंट हमें करनी होगी, और उसके अलावा टेररिज्म स्ट्रैटेजी और इंटेलिजेंस शेयरिंग के ऊपर भी हमें काम करना होगा। बिल्कुल ठीक। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि उनकी हुकूमत को मशवरा दिया जा रहा है कि इमदाद के लिए दुनिया से भीख मांगी जाए। वो मियाँ साहब की बेटी हैं, भीख नहीं मांगेंगी। सर, 2022 में जब सैलाब आया था तो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, जनेवा में पूरी डोनर्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें 10 अरब से जायद के वादे लिए थे अपने। खैर, रकम तो वो भी हम नहीं ले सके थे। अगर मरियम नवाज साहिबा की बात दुरुस्त है तो कल जो शहबाज शरीफ साहब ने किया था फिर वो भी गलत इकदाम था सर? नहीं, देखें, आप एक चीज को मिस कर रही हैं उसमें करण साहिबा। उस वक्त ऑपरेशन बनियान मरसूस और मार्का हक नहीं हुआ था। उस वक्त पाकिस्तान का ये स्टैचर नहीं था जो अल्हम्दुलिल्लाह आज है। पाकिस्तान ने अपने आप को पूरी दुनिया में मनवाया है। पाकिस्तान का एक वकार है, पाकिस्तान की एक इज्जत है। उस वक्त हमारा हमसाया मुल्क ऐसे प्रेजेंट करता था कि शायद वही एक बड़ा मुल्क है और वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। अभी जब आपकी मुल्क का एक स्टैचर और उसका वकार और उसकी प्लेसिंग जो है ग्लोबल स्टेज पे इतनी अहम जगह पे है, तो मैं नहीं समझता कि एक फ्लैश फ्लड अपील करनी चाहिए थी। वजीर आजम ने तो बिल्कुल IMF के साथ भी इंगेज किया इसके ऊपर और कहा कि जब आपका रिव्यू होगा आप फ्लडिंग की सिचुएशन को जरूर मद्देनजर रखिएगा और इसको कंसिडर कीजिएगा। इसी तरह बिल गेट्स से उनकी जब मुलाकात हुई ऑन द मार्जिन्स ऑफ UNGA, वहां पे भी ये बात सामने फ्लड्स के हवाले से। तो कशकोल उठा के लेके जाने, मुल्क फिरने से तो आपको क्या हासिल होगा? 2022 में कुछ नहीं मिला आपको डोनर्स कॉन्फ्रेंस करने के बाद। तो मैं समझ जो हालात हैं, आपके मुल्क का वकार, अपने मुल्क की इज्जत और हर सूबा NFC अवार्ड के तहत उसके पास पैसे आते हैं, उसको अपना शेयर मिलता है। वो एक बेहतर पोजीशन में हो सकता है कि उसने वो पैसे कहां पे लगाने हैं, किस सेक्टर में लगाने हैं और क्या काम करना है उस पैसे से। तो मैं समझता हूं कि वजीर आजम फेडरेशन की स्टेज पे या इंटरनेशनली
ऑलरेडी एंगेज्ड हैं, लेकिन अब कशकोल उठा के लेके जाना और मुल्क मुल्क फिरना, ये मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात है जो हमें करनी चाहिए। हाँ, हमें दीगर ममालिक की तरफ से बिल्कुल इमदाद आई। आपने देखा कि अमेरिका ने जब फ्लडिंग की बिल्कुल अपनी इंतहा पे थी तो उस वक्त हमारी मदद की, टेंट्स की मदद में, दीगर चीज़ों में। इसी तरह चाइना ने खुद जो है वो मदद की है, उन्होंने भी फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात की है, और वो बिल्कुल चाइना हमारा एक दरीना साथी है, एक दोस्त मुल्क है, ब्रदर मुल्क है। तो मैं समझता हूँ कि इस तमाम तर मामले के ऊपर इसको पोलिटिसाइज, हाँ, हर सूबा अपने अपने तय जो काम करना है वो करे। अच्छा मलिक साहब, वैसे पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे पर तनकीद तो करते रहेंगे, लेकिन साथ एक दूसरे का फिर भी नहीं छोड़ेंगे, ये तो तय है ना मामला, ये ऐसे ही है? जी बिल्कुल किरण साहिबा, वो एटलीस्ट मैं तो यही देख रहा हूं और मेरी उम्मीद भी यही है कि हम साथ साथ हैं और हुकूमत के साथ ही हैं, हमारे इत्तेहादी हैं, तो इंशाल्लाह उनकी जो भी रिजर्वेशन होगी वो हम दूर करते रहेंगे गाय बगाए। सही, बहुत शुक्रिया आपका। अकील मलिक साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। पेशावर में जलसा हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम ही लोग आज उस जलसे में मसरूफ़ हैं। हमने ज़हमत दी है, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुर्दी साहब मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब। बहुत सारे इशूज़ हैं जिस पे आज आपसे बात कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले ज़रा मैं ये पावर शो के, PTI के पावर शो के हवाले से ही बात करना चाह रही हूँ। PTI तो ये दावा कर रही है कि लाखों लोग आए हैं, आप उसी सूबे के गवर्नर हैं, नंबर्स तो आपके पास, डिटेल्स तो आपके, बता दीजिए सर कितने आदमी थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए PTI जो भी है कि कितने लोग हैं वो तो आपके सामने कैमरे भी देख रही है और सारे दुनिया देख रही है कितने लोग हैं। इनमें से तो आधे जो है जलसे से पहले भी 2 दिन पहले कहा था कि सरकारी मुलाजिम हैं। यहाँ पर DC साहबान, TMO साहबानों को रेवेन्यू डिपार्टमेंट से गाड़ियां किराए पे ली गई और लोगों को जो है कोशिश की गई कि भर कर ला सकें, और आपके सामने जलसा। और फिर दूसरी बात है कि जलसे का एजेंडा क्या है। अगर इनका ख्याल है कि जलसे से या धरने से या करने से इनके बानी चेयरमैन आजाद हो सकते, तो आजाद नहीं हो सकते हैं। वो तो अदालतों ने सजा दी है और अदालतों के जरिए आजाद होगी। इससे तो कुछ नहीं हो कि आप बाकायदा जलसा करें जो भी। और आज आप देख लें कि ये सिर्फ महदूद हो गए हैं खैबर पख्तूनख्वा तक, जहाँ पर इनकी हुकूमत है। ये इस्लामाबाद में, ये पिंडी में, ये लाहौर में या किसी और सूबे में जलसा ही नहीं कर सकते। तो भी सबके सामने। और उनकी अभी देखें, इस वक्त मैं समझता हूँ कि सबसे जिम्मेवारी जो इस सूबे की है। आप देखें कि कल भी और आज भी जो है वो करक में कर्फ्यू लगाया गया था, वहाँ पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शुरू हुए हैं। आप बाजोड़ की सूरत हाल देखें, आप जनूबी अजला की और मर्ज डिस्ट्रिक्ट की सिचुएशन देखें। अब सबसे पहले तो CM पे एक काम बनता है कि वो असेंबली में आकर एक पॉलिसी स्टेटमेंट दें कि आया वो रियासत के साथ हैं या वो मिलिटेंट्स के साथ हैं। इस वक्त सूबे की सिचुएशन जो है वो दिन ब दिन जो है सूबाई हुकूमत के हाथ से निकल रही है। यहाँ पर जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है वो सपोर्ट करते भी और नहीं भी करते। तो कहते हैं कि मैं नहीं करता और जो कहते हैं मैं करता हूँ। तो लिहाजा इनको आना चाहिए और असेंबली फ्लोर पे एक स्टेटमेंट देनी चाहिए कि पॉलिसी स्टेटमेंट क्या है इसके ऊपर। ठीक। और वो अपील कर रहे हैं इमरान खान की रिहाई के लिए फील्ड मार्शल से कि वो कोई हल निकालें, ताउन करें। समझते हैं आप कि उनकी अपील सुनी जा सकती है? देखिए, बड़े बोल अल्लाह ताला की पसंद नहीं होते। ये जलसों में खड़े होके पहले क्या कहते थे कि हमें NRO नहीं मिलेगा, किसी को NRO नहीं दूंगा और सबको अंदर करा दूंगा। आज वो खुद NRO की तलाश में और उनको NRO मिल नहीं रहा। और हमेशा एक ऐसा इवेंट क्रिएट करते हैं जब भी पाकिस्तान जो है वो टेक ऑफ कर रहा होता है और जब भी अच्छे होते हैं। आप देखिए कि पिछले दिन में जो है वो कौन सी मुहिम नूर या जो भी है किया। आज प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल जो है उनको पता था कि वो US में है और अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं और हमारे सफारती लिहाज से इकनॉमिकली हमारे दुनिया में ताल्लुकात ठीक हो रहे हैं। तो इन्होंने अब दोबारा जो है वो जलसा खेलने की कोशिश की। तो मुझे तो 100% यकीन है कि ये मुल्क दुश्मन एजेंडे पे ही काम कर रहे हैं। हमेशा पाकिस्तान की चीजों को सबोताज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कि अल्लाह के फजल से होता नहीं है। गवर्नर साहब बड़ी बात कर रहे हैं। वैसे आपने जो तस्करा छेड़ा है, मैं इसी पर ही आ रही थी। वजीर आजम साथ हुई अमरीकी सदर से बड़ी मजबूत मुलाकात रही बकौल वजीर आजम, लेकिन अब इस पर ना कुछ सवालात उठ रहे हैं गवर्नर साहब कि हम तो हमारा एजेंडा, हमारी बात बड़ी क्लियर है, हम सिक्योरिटी ताउन चाहते हैं, हम सरमायाकारी चाहते हैं, लेकिन अमेरिका हमसे क्या चाहता है, इस पर बड़े सवालात उठ रहे हैं। अब सर आप इत्तेहादी हैं, इस हुकूमत के आपकी पार्टी को लिया गया है एतमाद में इस सारे मामले पर? देखिए बिल्कुल इसमें लोगों का तजस्सुस है कि अमेरिका के साथ हमारे क्या सिचुएशन है। डेफिनेटली जब प्राइम मिनिस्टर साहब वापस आएंगे वो पार्लियामेंट को पे
कौम को एतमाद में डेफिनेट लेंगे या कौम से बात करेंगे या पार्लियामेंट में अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे कि यूएस में जो गए हैं उनके क्या हैं, इस तरीके से जो है सऊदी के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है। 29 तारीख से असेंबली का सेशन शुरू है, वहां पर गालिबन वजीर आजम साहब एतमाद में लेंगे। बिल्कुल, और हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है सऊदी अरेबिया के साथ उसमें भी जो है वो कौम को एतमाद में लेंगे। डेफिनेटली बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई है दो, इस पे डेफिनेटली जो है वो गवर्नर साहब ये तो अवाम को ही एतमाद में लेंगे ना इससे पहले, क्योंकि आप इत्तेहादी हैं, आप लोगों को एतमाद में लिया गया है इन तमाम सिचुएशंस के एतबार से। देखिए बिल्कुल ऑफ एंड ऑन जो है वो मुलाकातें प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर साहब की आपस में होती रहती हैं और डिस्कशंस वगैरह जो है उनकी होती रहती है। और डेफिनेटली उन्होंने मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी को या इसको एतमाद मिला होगा, लेकिन डेफिनेटली प्रेसिडेंट साहब के साथ उनकी बातचीत हुई और प्रेसिडेंट साहब को उन्होंने एतमाद मिली होगा। ठीक, अच्छा ये जरा फरमाइएगा मुझे, पंजाब में सैलाब के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने है, यकीनन आप सारा मामला देख भी रहे होंगे। वजीर आला का शिकवा है पीपल्स पार्टी ने सियासत की है। आपसे पहले मेरे प्रोग्राम में बैरिस्टर अकील मलिक साहब थे और उनसे मैंने जब पूछा कि हुकूमत मुश्किल में आ सकती है तो उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए ये मामला तय है कि दोनों ने साथ ही साथ रहना है, साथ साथ चलना है। तो सर सादे लफ्जों में पीपल्स पार्टी पुरानी तनख्वाह पे काम करती रहेगी गवर्नर साहब? नहीं, देखें पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जो मौक़िफ़ था वो एक बड़ा क्लियर मौक़िफ़ था कि जहाँ जिन जिन इलाकों में फ्लड आया है वहाँ पर आप BSP के थ्रू जो है आप काम करें। उनका मकसद ये था, देखें हमने बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम में मैं स्पेशल असिस्टेंट रहा पिछले 16 महीने की हुकूमत में। जब हमने रमजान के महीने में लोगों को आटा देना था तो उन्होंने कहा देखें 32 स्कोर जिसका होता है उसको बेनज़ीर कार्ड मिलता है, उसके ऊपर या नीचे वाले को भी मिलता है, जो उससे ऊपर होता है उसको कार्ड नहीं मिलता। तो जो भी यहाँ पर बताते हैं कि इतने स्कोर इतनी गुर्बत के हो उसको हम वो देना चाहते हैं। तो क्योंकि पूरे पाकिस्तान में BSP मोबालाइज है हर तहसील हेडक्वार्टर तक, तो हम समझते हैं कि चीजें जो है ना फिर फॉर हो सकती हैं। पंजाब में जो दोबारा सर्वे की हुआ है, देखें पंजाब में पटवारी कल्चर बहुत ज्यादा है। वहाँ पर जाएंगे MPA बोलेंगे मेरे मुखालिफ का मोहल्ला है या मेरे मुखालिफ का गाँव है, इधर आपने सर्वे नहीं करनी है, तो उसे क्या मैकेनिज्म होगा कि नहीं होगा। आज तक 2022 में जो फ्लड है उस आपको तो इस बात पर खुश होना चाहिए ना कि आवाम तक इमदाद पहुंच रही है, वो BISP के थ्रू पहुंचे या किसी भी और फोरम के थ्रू पहुंचे। सर हम ये कहते हैं कि इसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। BSP के जो कार्ड हैं वो पीपल्स पार्टी, PMLN, PTI, JUI, NP 1 करोड़ बेनिफिशरीज हैं। तो पीपल्स पार्टी की तो नहीं है ना, पूरे पॉलिटिकल पार्टी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं। हम कहते हैं कि उसमें ये चीज देखिए 2022 के फ्लड के जो लोग हैं उनको भी जो है वो अपने जो है उनको सका मुरम्मत करने का भी। अभी अगर CM साहब ने कहा कि हम 10 लाख रुपए देंगे तो मैं थर्ड एरिया में मैंने कभी विजिट किया तो मुझे बताएं कि 10 लाख में किसी घर बन सकते हैं, एक कमरा मुश्किल से बनता है। तो गवर्नर साहब आपको ये खदशा है सर कि अगर BISP के अलावा किसी और फोरम के थ्रू अगर इमदाद मिलती है तो जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं या जो PMLN के खिलाफ है उनको इमदाद नहीं मिलेगी? हम कहते हैं कि बिल्कुल इक्वली ट्रीट किया जाए सबको, जितने भी हमारे शहरी हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाए, न कि उसके अंदर ये हो कि जी पटवा। देखें आपको भी पता है और मुझे पता है कि पंजाब में पुलिस कल्चर कितना है और पटवारी कल्चर कितना है, और जिसकी हुकूमत होती है उनके वो ताबे होते हैं और अपोजिशन को जो है इग्नोर किया जाता है। हम कहते हैं कि जो भी हों, मैं नहीं कहता उस पार्टी में कि तमाम शहरी पंजाब के हों चाहे जिस सूबे के भी हों उनको हमें इक्वली ट्रीट करना चाहिए। आज जो मुश्किल में है, आज अगर आप CM बनते हैं या प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जो गवर्नर बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, वो पूरे सूबे या पूरे मुल्क के होते हैं, न कि किसी महदूद। गवर्नर साहब आपको ये खदशा है सर, आपको ये खदशा है कि अगर पीपल्स पार्टी अपने थ्रू ये इमदाद करती है, BISP को शामिल नहीं करती पंजाब हुकूमत, तो पीपल्स पार्टी के लोगों को निगलेक्ट किया जाएगा, उनको इग्नोर किया जाएगा, उनको इमदाद नहीं दी जाएगी? आपको ये खदशा है? मैं नहीं कहता कि पार्टी को इग्नोर किया जाएगा या किसी और जमातों को इग्नोर किया जाएगा। हम कहते हैं कि बिल्कुल अगर उनका अपना कोई मैकेनिज्म है क्रॉस बोर्ड में समझता हूँ कि होना चाहिए और सबको मिलना चाहिए, न कि उसके अंदर पॉलिटिकल वो हो कि ये हमारे इलाके वालों को दे दिया जाए, किसी और को न दिया जाए। अब ये चीजें आ रही हैं, चंद दिनों में आपके सामने खुलेगा कि सर्वे भी हो रही है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। आप लोगों के चैनल से ही हमें पता चल जाएगा और आपको भी पता चलेगा। आपको जहाँ पर रिपोर्टर्स होंगे वो जब रिपोर्टिंग करेंगे तो आपको भी पता चलेगा और हमें पता चलेगा कि वहाँ पर किस किस्म की सर्वेज हो रही है। मेरी दुआ है और कि तमाम जितने भी जो है उनको तमाम हुकूमतें जो होती हैं वो माँ बाप होती हैं और तमाम जितने भी लोगों के नुकसानात हैं उनको जो है वो मुआवजा मिलना चाहिए। गवर्नर साहब ये जो स्टेटमेंट्स बराए स्टेटमेंट हैं जो मरियम साहिबा कह रही हैं कि वो पंजाब की तरफ उठने वाली उंगली तोड़ देंगी, अब नदीम अफजल चंद कह रहे हैं कि हम तख्त हिला देंगे अपने कलम से, तो ये सिर्फ स्टेटमेंट्स बराए स्टेटमेंट्स हैं, इसको कहीं एंड भी होना है?
एंड होगा। देखें, पहले नहरों पे भी आपके साथ हम प्रोग्राम कर रहे थे, नहर जो है वो कहते थे कि हम बना के रहेंगे, हमने ये कर दिया वो कर दिया, और हमेशा कहते थे कि फोरम है CCI का फोरम, वहाँ पर ये बातचीत होती है, ये मीडिया के जरिए बातचीत होती है। और जब CCI की मीटिंग आई तो हमारी बात को जो है वो इसमें तो आपका मौक़िफ़ प्रिवेल कर गया था सर, तो इस बार क्या होगा? क्या फिर BISP के थ्रू ही इमदाद जाएगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि चंद दिनों में मसले का हल निकल आएगा। यानी BISP के थ्रू ही इमदाद जाएगी? अब मुझसे क्या स्टेटमेंट है? मैं कहता हूँ मसले का हल कोई ना कोई निकल आएगा इंशाल्लाह, जब बैठेंगे दोनों। मैं समझता हूँ कि हम इत्तेहादी हैं, मतलब है कि PMLN और जो भी हम इत्तेहादी, और मैं समझता हूँ कि मिलजुल कर इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि अवाम की खिदमत करें, चाहे जिस तरीके से भी हो। अच्छा गवर्नर साहब, ऑपोजिशन को भी अगर फंड्स दे दिए जाएं कि जो लोग हैं पंजाब में उन अपने लोगों की मदद की जाए, तब ये मसले का हल निकल सकता है आपके मुताबिक? जो मैं सुन रही हूँ, आपको जो समझ रही हूँ। फंड्स की बात तो नहीं है, मैं तो कहता हूँ कि जो सर्वे होती है उसमें जो डिजर्विंग है उनकी होनी चाहिए। अपोजिशन की वगैरह फंड्स की बात करते हैं, देखें KP में तीसरी हुकूमत आ रही है PTI की, अपोजिशन को एक डेले का फंड भी नहीं देते, कुछ भी नहीं करते, और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जी पंजाब में उस चीज में भी फंड मिले। जैसी चीजें ऐसी है, मैं समझता हूँ कि जो सर्वे है और जो जिन लोगों के मकानात गिरे हैं उनको मैं समझता हूँ कि उनके दोबारा हमें कुछ ना कुछ सपोर्ट करनी चाहिए ताकि अपने पांव पे वो खड़े हो सकें। सही, लेकिन आप ये समझते हैं कि इस मसले का हल जरूर निकल जाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया। इंतहाई मौजूद मेहमान फैसली साहब मेरे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे पेशावर में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हो रहा है उस पर भी, और साथ साथ जो इस वक्त खींचातानी चल रही है सिंध हुकूमत और पंजाब हुकूमत के दरमियान, उस पर भी बड़ा वाज़ेह तौर पर बात कर रहे थे फैसल करीम कुंडी साहब। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कल ग्रैंड फाइनल होने वाला है पाकिस्तान बमुकाबला भारत, इस पर तफसीली बात करते हैं। बातों बातों में खुराफात पे आ सकता है, जो भी कम ज़र्फ हो औकात पे आ सकता है। ये शेर है नाज़रीन, इस वक्त पूरे भारत की हालत हाल पर उतर रहा है। किस तरह एशिया कप में शुरू से ही पाकिस्तान के साथ मैच में भारतीय कप्तान ने जेंटलमैन्स गेम को अपनी कम ज़र्फी से दागदार करने की घिनौनी हरकत की है। फिर सुपर 4 राउंड में भी भारतीय कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ न मिलाकर अपनी घटिया रिवायत दोहराई है, बल्कि भारतीय शायकीन ने भी खेल में नफरत का जहर घोलने की भरपूर कोशिश की है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर आवाज़ें कसी, उन्हें मैच के दौरान परेशान करके खुश होते रहे। हारिस रऊफ ने जवाबन बस जहाज़ गिरने का इशारा करके 6-0 बना दिया। इसके बाद जैसे हालात ही बदल गए, जज्बात ही बदल गए, अंदाज ही बदल गए। जो भारतीय बोर्ड कल तक अपने कप्तान से सियासी बयानात दिलवा रहा था, वो हारिस और साहबजादा फरहान के खिलाफ सीधा ICC पहुंच गया। लेकिन वहाँ भी हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान के खिलाफ कोई सबूत तो पेश नहीं किया जा सका। ना BCCI के ज़ेरे असर ICC इन दोनों के खिलाफ कुछ साबित कर सका, बल्कि मैच रेफरी भी दोनों पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के जवाबात के आगे लाजवाब हो गए। लेकिन भारतीय कप्तान पर खेल में सियासत को घसीटने का जुर्म साबित हो गया और उन पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद किया गया। तो साथ ही हारिस रऊफ पर भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड की खुशनुदी के लिए मैच फीस का 30% जुर्माना लगा डाला। भारतीय कमजरफी की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। कल एशिया कप के फाइनल में एक मरतबा फिर भारत और पाकिस्तानी टीम्स आमने सामने होंगी। रवायती तौर पर किसी भी टूर्नामेंट के फाइनल से एक दिन पहले दोनों टीम्स के कैप्टन्स के दरमियान ट्रॉफ़ी का फ़ोटोशूट होता है ट्रॉफ़ी के साथ। लेकिन क्या करें कि जब छोटे लोगों से किसी का पाला पड़ जाए ना, तो फिर बड़ी बड़ी रिवायतें भी टूट जाया करती हैं। ऐसा ही कुछ होने का इम्कान है। एशिया कप फाइनल से पहले फाइनलिस्ट कप्तानों के ट्रॉफ़ी फ़ोटोशूट का भी दुबई से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक आज हफ्ते को ऐसा कुछ नहीं हो सका और कल भी फ़ोटोशूट का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। और इसकी वजह कौन और क्यों हो सकता है, ये तो कोई भी बच्चा बता सकता है ना। बहरहाल कोई इशू नहीं है, हमें भी कोई शौक़ नहीं है इन कम ज़रफ़ों के साथ तस्वीरें खिंचवाने का। बस हमारे शाहीन एशिया कप की ट्रॉफ़ी लेकर घर आ जाएं, दुश्मनों के सीनों पर सांप वैसे ही लौट जाएंगे। फिर कोई सूर्या हो या अपना संदूर हार की कालक के साथ अपने मुंह पर मलते नजर आएंगे। अब जरा नाज़रीन खेल की तारीख पर भी थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। किसी भी ICC इवेंट की तारीख में ऐसा पहली मरतबा हुआ है कि पाकिस्तान और भारत की टीम तीसरी बार मद्दे मुकाबला आई हूँ। साथ ही 1984 से खेले जा रहे एशिया कप टूर्नामेंट की 41 साल तारीख में पहली बार 17वें टूर्नामेंट के फाइनल में
पाक भारत टीम्स आमने सामने आई हैं। वैसे ये तासुर आम है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम बड़े आईसीसी मुकाबलों में भारतीय टीम के आगे ढेर हो जाती है, लेकिन क्रिकेट की तारीख गवाह रही है कि फाइनल में पाकिस्तान हमेशा से भारत पर भारी पड़ता हुआ आया है। दोनों टीम्स अब तक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स के 5 फाइनल्स में सामने आ चुकी हैं, जिसमें 3 मरतबा पाकिस्तान ने मैदान मारा है। दोनों टीमें आखिरी मरतबा 2017 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में मद्दे मुकाबल आई, जहां पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी थी। यानी रिकॉर्ड कार्ड पर अगर फाइनल्स में ग्रीन शर्ट्स का पलड़ा देखते हैं तो वो हमें भारी दिखाई देता है। इस रिकॉर्ड को देखते हुए शाहिर से माजरत के साथ भारतीय क्रिकेट टीम के लिए काम है कि इतना मगरूर न बन, सामने तारीख भी रख, जीतने वाला भी हार पे आ सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन ब्रेक से पहले ज़रा मैं चाह रही हूँ कि क्रिकेट पे, क्योंकि जब बात होती है ना तो सभी कोई ना कोई मशवरा देते हैं, सभी एक्सपर्ट्स बन जाते हैं। तो एक बड़े दिलचस्प किस्म का मशवरा आया है, पहले ज़रा वो सुनिए, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। साइम, मैं तुम्हें कहना चाहूँगी, अभी सर्दियाँ नहीं आई कि अंडे ही खाने हैं बेटे। ज़रा थोड़ा अपना ज़हनी तौर पे प्रेशर से बाहर निकल के आगे आओ। साहबजादा साहब, आप साहबजादे तो हैं, लेकिन पहला ओवर ज़रा थोड़ा सा रोक के खेल लें। हारिस, मैं आपको ये कहना चाहूँगी बेटे कि आप बहुत एक्टिव, बड़े अच्छे शॉट्स हैं, मैं आपको बड़े गौर से देखती हूँ, लेकिन जो आप कर रहे होते हो ना कि हर गेंद छक्के वाली नहीं होती, तो गेंद को मेरिट पे खेलो और आखिरी ओवर तक जाओ, और तुम्हारे अंदर ये पोटेंशियल है कि तुम आखिरी ओवर में रिस्क लो। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी नाज़रीन। कल होने वाला है ग्रैंड फाइनल, मेरे साथ स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। बेग साहब, कल फाइनल होने जा रहा है और जिस तरह की सिचुएशन रही थ्रू आउट द टूर्नामेंट टीम की, वो हमारे सामने है, लेकिन इस वक्त जो है ना वो पूरे पाकिस्तानी कौम की ख्वाहिश है कि कल तुक्का लग जाए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमारे कैप्टन भी कह रहे हैं कि हम इंशाल्लाह ट्रॉफी लिफ्ट करेंगे। आपको क्या लग रहा है? और फिर मैंने कुछ स्टैट्स भी बताए हैं अभी ब्रेक से पहले कि किस तरह जब हम फाइनल में आए तो पाकिस्तान का पलड़ा हमेशा भारी रहा है। कैसा देख रहे हैं आप कल का मैच सर? देखिए, पाकिस्तानी टीम एक ऐसी टीम है किरण के जो कभी खुशी देती, कभी गम देती है, और गम ज्यादा देती है, लेकिन अब वक्त आ गया खुशी देने का पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की, क्योंकि जो उसके 2 गुज़िश्ता मैचेस थे अगेंस्ट श्रीलंका और बांग्लादेश, बड़े टफ मैचेस थे और दोनों मैचेस पाकिस्तान जीता है, जिससे खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत बड़ा है। अब भारत, चूंकि वो क्रिकेट में ये कहा जाता है कि अगर कोई टीम मुसलसल कामयाबियां हासिल करती है तो कोई ना कोई दिन ऐसा जरूर आता है कि जब वो नीचे की तरफ आती है, तो अल्लाह करे कल वो दिन आ जाए भारत के खिलाफ। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि अभिषेक शर्मा वर्सेस पाकिस्तान होगा, क्योंकि अभिषेक शर्मा जो अमृतसर से ताल्लुक रखता है, उसके वालिद जो है राजकुमार शर्मा, उन्होंने उसको क्रिकेट सिखाई है। अब वो बैंक ऑफ पंजाब में काम करते हैं और अमृतसर में इसने क्या जबरदस्त किस्म का घर बनाया हुआ है, बड़ा जबरदस्त बैट्समैन है। अब तक इस टूर्नामेंट में 19 छक्के लगा चुका है किरण, और उसको हैंडल करना सबसे मुश्किल काम होगा। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को स्ट्रेटेजी प्लान करनी चाहिए। बाद लोग कह रहे हैं कि एक आध फास्ट बॉलर को टीम में शामिल किया जाए, जेन्युइन फास्ट बॉलर को, जैसे 2 तो हैं आपके पास, हारिस रऊफ और शाहीन आफरीदी, लेकिन हसन अली या मोहम्मद वसीम जूनियर में से किसी एक को रखा जाए। साइम अयूब पे बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है कि उनका एक तो 1 डाउन आने लग गए, फखर और साहबजादा फरहान इनिंग्स ओपन कर रहे हैं, और सबसे मेन प्लेयर हमारा होगा फखर जमान। आपको याद होगा 18 जून 2017 को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में उसने जो भारतीय बॉलर्स की दुर्गत बनाई थी, वो अब तक नहीं भूले होंगे। तो देखें, उम्मीद तो है, बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। पाकिस्तान ने गियर अप किया है, अल्लाह करे कि पाकिस्तान कामयाबी हासिल करे। आमीन। सर, मुझे ये फरमाएं कि कल दुबई की कंडीशंस को देखते हुए क्या समझते हैं आप? अगर पाकिस्तान टॉस जीत जाता है तो बॉलिंग की तरफ जाना चाहिए, बैटिंग करनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तानी टीम किरण हमेशा चेस करने में मुश्किल में होती है। जैसे श्रीलंका के खिलाफ हम जीत तो गए अबू धाबी में, 134 रन करने थे, 80 पे 5 आउट हो गए। तो अगर पाकिस्तान के पास, और पिच भी ऐसी होगी, अगर पाकिस्तान टॉस जीत कर जो है वो खुद बैटिंग करता है
और फिर एक अच्छा स्कोर देता है तो फिर भारतीय टीम को मुश्किल होगी, क्योंकि वो अभिषेक शर्मा के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, ना उनके सूर्या कुमार यादव ने रन किए, ना शुभमन गिल ने कोई बड़ी इनिंग्स खेली है। तो पिच की कंडीशंस को देखते हुए टीम मैनेजमेंट फैसला करेगी, लेकिन मेरी जाती राय में पाकिस्तान चेस करने में थोड़ा हल्का है। पाकिस्तान अगर एक बड़ा टोटल लगाता है, जिस तरह आपको याद है चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी बड़ा टोटल स्कोर बोर्ड पर लगाया और पाकिस्तान 180 रन से जीता था, तो यहां पर भी यही करें, देखें क्या स्ट्रेटजी प्लान करते हैं। जी बॉलिंग में कौन कल का हीरो साबित हो सकता है? हारिस रऊफ को देखते हैं, शाहीन को देखते हैं, या फिर कोई थर्ड ऑप्शन? देखिए किरण, पाकिस्तान इंडिया के मैच में ये होता है कि जो अच्छा परफॉर्म करके एकदम से हीरो बन जाता है, और इस अब से चंद बरस कबल शाहीन आफरीदी ने जो 2 गेंदें की थी यहीं दुबई में, और उन 2 गेंदों पर उसने पहले रोहित शर्मा को और फिर केएल राहुल को आउट किया था, तो वो हीरो बन सकता है। जिस तरह उसने अब तक परफॉर्मेंस दी है, वो अपना रिदम गेन कर रहा है, स्पीड भी उसकी ज्यादा हो गई 144 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से। हारिस रऊफ थोड़े महंगे साबित होते हैं, लेकिन वो एक एक्सप्रेस फास्ट बॉलर है और उनका भारतीय बैट्समैनों पर प्रेशर तो होगा। और शाहीन शाह अफरीदी की जो वो हमेशा से उनकी जो है कि वो पहले ओवर में विकेट लेते हैं, और अभी भी इस टूर्नामेंट में भी तो देखते हैं कि वो अपनी उस मंतक को बरकरार रखते हैं नहीं, लेकिन अगर उन्होंने विकेट ले ली तो पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। अच्छा बेग साहब, साइम अयूब के बारे में भी बात कीजिएगा, कैसे देखते हैं आप उनको? बड़े जबरदस्त बैट्समैन रहे हैं, लेकिन इंजरी के बाद अब वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। छोटी टीमें सामने आई लेकिन डग आउट होकर गए, बगैर खाता खोले पवेलियन लौट जाते हैं। क्या कहेंगे उनकी थ्रू आउट परफॉर्मेंस पर, स्पेशली इस टूर्नामेंट में? इस टूर्नामेंट में 4 सिफर है किरण उनके, और 6 इनिंग्स में सिर्फ 23 रन हैं, और 8 मरतबा वो T20 में अब टोटल सिफर पर आउट हो चुके हैं। जब वो आए थे और जिस तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में बैटिंग की थी, हमने सोचा कि हमें सईद अनवर मिल गया है, उसी स्टाइल से खेलते थे, लेकिन फिर वो जनवरी में जख्मी हुए, और अब लगता ही है कि वो सईद अनवर तो नहीं बन सके, लेकिन सईद अजमल जरूर बन गए, क्योंकि वो विकेटें ले रहे हैं। अब देखिए उनका असल काम तो उनकी बैटिंग है कि वो बैटिंग में क्या करके देते हैं। विकेटें ठीक है ले रहे हैं, लेकिन पार्ट टाइम तौर पे ले रहे हैं ना, असल तो वो पाकिस्तान के रिकॉग्नाइज्ड बैट्समैन है, और अगर वो चल गए तो वाकई में फिर वो तहस नहस कर सकते हैं मुखालिफ टीम की बैटिंग बॉलिंग लाइनअप। जी आखिर में मुझे जरा ये भी बता दीजिएगा किस कॉम्बिनेशन के साथ कल पाकिस्तान को उतरना चाहिए मैदान में, क्योंकि टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा हमारा, नहीं इस तरह से हम परफॉर्म कर पा रहे जो कभी रिजवान और बाबर उतरा करते थे, और हमने वो भी देखा कि 10 विकेटों से भी हराया इंडिया को। हाँ, वो कह रहे हैं ना कि याद तो आएगी, उनकी याद जरूर आएगी, लेकिन अभी तो मेरे ख्याल में एक आधी चेंज होगा, और ये ओपनिंग जो है साहबजादा फरहान और फकर जमान के साथ ही कराएंगे। हमारा कप्तान की जगह नहीं बन पा रही, उसकी वजह से मिडिल ऑर्डर किरण शफल हो रहा है, और उसकी वजह से हसन नवाज नीचे आया और बड़े मसाइल है, लेकिन नीचे वाले मोहम्मद नवाज और फहीम अशरफ वो रन्स कर रहे हैं। और आप देखें कि जो उसके ब्रॉडकास्टर्स के वारे न्यारे हो गए। ये तीसरा मैच है 2 हफ्ते में, और इश्तिहार का जो रेट है 18 लाख भारतीय रुपए 10 सेकंड के इश्तिहार का, तो आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 70 लाख रुपए बनते हैं 10। बेग साहब बिल्कुल वक्त मेरे पास खत्म हो गया, सिर्फ ये फरमा दें, अभी आपने अभिषेक शर्मा की के हवाले से कहा कि स्ट्रैटेजी बना के जानी चाहिए, कुछ खबरें आ रही हैं इस तरह की कि हार्दिक पांड्या और अभिषेक शर्मा ये दोनों कोई इंजरी वगैरह के बाइस कोई मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है, तो शायद वो कल ना हो। अगर वो कल नहीं होते तो फिर किस स्ट्रैटेजी से उतरना चाहिए मैदान में पाकिस्तान को? फिर कौन हो सकता है खतरनाक हमारे लिए? दोनों के लिए उनका जो थिंक टैंक है वो काम कर रहा है। मॉर्निंग मार्कल कह रहे हैं कि वो फिट हो जाएंगे, तवक्को यही कि वो फिट हो जाएंगे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिर्जा साहब, प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। वक्त खत्म हो गया है, इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए, फ़लस्तीन को, कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए, और साथ साथ आज तमाम पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के मैच के लिए, कल के लिए ज़रूर दुआ करनी है। अल्लाह ने के बाद।